Hello guys, welcome back to SAP Anthology. Welcome back to our course of malware analysis. तो अब तक हम इस कोर्स में बहुत कुछ चीज़ें देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कि पी फाइल्स क्या होती हैं, हम देख चुके हैं और उसका फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है और टूल्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इससे पिछली वीडियोस में हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल एड्रेस, हेडर, CSS एक्सप्लोरर, DLL फाइल, ये हम कवर कर चुके हैं। तो अब हम सीधे चलते हैं जहाँ हम लास्ट छोड़ के गए थे, डिपेंडेंसी चेनिंग। तो हमें पता है डिपेंडेंसी चेनिंग क्या होती है। जब एक DLL किसी और DLL को यूज़ करता है और वो किसी और DLL को यूज़ करता है तो ये एक चेन फॉर्म कर देता है, तो उसे हम डिपेंडेंसी चेनिंग बोल देते हैं, जब एक कोई भी DLL किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो अब हम देखते हैं Win32 API। Win32 API में विन का मतलब है विंडोज, और क्या बोलते हैं जो मालवेयर है वो माल फंक्शन और क्या बोलते हैं मिसयूज मैनिपुलेट करता है आपके ओएस फंक्शन और फीचर को। तो हमें थोड़ा ओएस के बारे में जानना जरूरी है। रजिस्ट्रीज, कीज, एपीआई, ये हमें पता होनी जरूरी है। तो एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जो Win32 एपीआई है ये कोर एपीआई है अपने विंडोज का। सो एपीआई बेसिकली होती क्या है? तो एपीआई कुछ नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है। जो आपके ये सेट है रूल्स और प्रोटोकॉल का, जो अलाउ करता है आपके डिफरेंट आपके जैसे कि सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन हो गए, वो आपस में बातचीत कर सके, एक्सचेंज डेटा हैपन हो उनके अंदर। और तो बेसिकली ये कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है आपके एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के लिए। ओके, अब हम देखते हैं डीएलएल के बारे में। तो डीएलएल हम जान चुके हैं क्या होता है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। तो जो Win32 DLL है, एक DLL है जो आपको प्रोवाइडेड होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के द्वारा। तो ये मिला जाता है हमें सी के अंदर, विंडोज के अंदर सिस्टम 32। तो जो DLL only found in system why so? जो DLL होते हैं हमारे सिस्टम 32 के अंदर ही फाउंड किए जाते हैं। ये उनका एक मेन सैडल पॉइंट है जहाँ पे हमें DLL मिलते हैं। और ये किसी और डायरेक्टरी में नहीं हो सकते, और ये एक केस में किसी और डायरेक्टरी में हो सकते हैं। जैसे कि आपका 64 बिट के सारे आपके इसी के अंदर शो रहेंगे अगर आपको 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपको 32 बिट या उससे आपके पास 32 बिट के DLL है तो वो sysbow64 करके फोल्डर आता है। अगर आपका 64 बिट का सिस्टम है तो वो आएगा, उसके अंदर आपके सारे 32 बिट के DLL स्टोर होते हैं। तो बेसिकली जो DLL है वो आपकी विंडोज की सिस्टम मेन फाइल में आती है, जैसे डॉट बिन। मेन मतलब आपका एक्सटेंशन। नहीं, जो आपके विंडोज के सिस्टम्स की जो मेन फाइल होती है, तो क्या ये आपकी सिस्टम की मेन फाइल में आती है DLL? हाँ, ये DLL हमारे सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारे सिस्टम को वर्क करने के लिए। अगर ये एक अच्छे से काम नहीं करेगी तो हमारा सिस्टम माल फंक्शन हो सकता है। और अगर बाय चांस ये डिलीट हो जाए तो क्या कोई प्रोसेस रन हो पाएगी अच्छे से? नहीं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइल भी आ सकती है जिसमें आपका सिस्टम रन भी नहीं हो पाएगा। ऐसी ऐसी फाइल भी है, अगर वो डिलीट हो गई तो आपको सिस्टम आप रन भी नहीं कर पाओगे। तो इसका एक एग्जांपल है जो हमें सिस्टम 32 के अंदर मिलती है, कर्नल 32.dll। हम DLL फाइल को एग्जामिन कर सकते हैं अपने CFF एक्सप्लोरर टूल। हम जान चुके हैं CFF एक्सप्लोरर टूल एक टूल है जिसके अंदर हम अपना स्टैटिक एनालिसिस कर सकते हैं। तो गाइस, हमारे बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करिए, यहाँ बगल में काम चल रहा है, तो अगर हमारी आवाज़ कम आए तो उसके लिए सॉरी। Can we examine it on other tools also? हाँ, आप CFF एक्सप्लोरर के से अलग टूल भी यूज़ कर सकते हो। आप CFF एक्सप्लोरर भी एक टूल है, उसे भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं तो जिससे आप एग्जामिन कर सकते हो अपने DLL फाइल को। कोई एक सिंगल टूल नहीं है। तो क्या ये टूल्स ऑफलाइन अवेलेबल है या सिर्फ ऑनलाइन? ये आपको ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑफलाइन अगर आपके सिस्टम में पड़ा है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। वैसे तो ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा
और ये ओपन सोर्स टूल है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। प्लेयर वी एम आपसे, जैसे मैंने पहले बताया था, उसके अंदर ये सारे टूल इनबिल्ट आते हैं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कुछ DLL जो विंडोज़ के द्वारा प्रोवाइडेड है, जैसे कि NTDLL.dll, कर्नल बेस.dll, user32.dll, GDI32.dll, और कुछ DLL जो विजुअल स्टूडियो SDK के द्वारा आपको प्रोवाइडेड है, MS.dll, MSVBVN60DLL। Where can you get documentation of API like Windows 22? तो आपको अगर डॉक्यूमेंटेशन और आपको API, जैसे बहुत सारी APIs होती है, उनको हम इतनी API को तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो आप डॉक्यूमेंटेशन आप रीड कर सकते हो ऑनलाइन, आप गूगल करने की ट्राई कर सकते हो। API MSDN, क्रिएट फाइल MSDN, इसके अंदर आपको सारी API का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा और डीप में डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा आपको। तो आपको अगर और API के डीप में जाना है तो आप इसमें जा सकते हो। और जैसे आपको किसी मालवेयर में कोई API यूज मिल रही है, तो आप उसे गूगल करके चेक भी कर सकते हो API क्या करती है, जिससे आपको आइडिया लगा रहे। तो अब हम देख चुके हैं API के बारे में, हम देखते हैं API के पैरामीटर क्या होते हैं। तो बेसिकली पैरामीटर कुछ नहीं होता है, ये आपका गवर्न करता है आपकी फंक्शनैलिटी को, जो आपका है। जैसे कि क्रिएट फाइल ए एक फंक्शन है जो आपको 7 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, तो उसी के अंदर एक DW क्रिएशन डिपोजिशन है, जो एक पैरामीटर है जो हम पास करेंगे। तो ये डिसाइड करता है कि आपकी ये क्रिएशन के लिए है या रीडिंग के लिए है, किसी भी फाइल का ASCII यूनिकोड वर्जन ऑफ API। तो क्रिएट फाइल एक क्या करता है, एक्सेप्ट करता है आपके ASCII वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग, और जो क्रिएट फाइल W होता है वो एक्सेप्ट करता है आपकी यूनिकोड नेटिव वर्जन ऑफ API। जो ये दोनों क्रिएट फाइल ए और डब्ल्यू है, ये आपको प्रोवाइडेड होते हैं kernel32.dll, जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा। So basically parameters होते क्या हैं in simple words अगर आप बताएं? ये आपकी फंक्शनलिटी को, जैसे आपने बोला सिंपल वर्ड तो यही है कि आपके फंक्शन को गवर्न करते हैं, आपका फंक्शन कैसे काम करेगा, आप क्या करोगे उसके अंदर, तो ये आपको फंक्शनलिटी देखते हैं बेसिकली। तो bye bye guys, thank you for watching. In the next video we're going to cover more APIs, and we're going to see which APIs are provided by which thing. So till then, stay tuned. Bye bye.